जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे कोरिलेशन की, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस में हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमने आपको कंप्लीट करवाया है, जहाँ पे हमने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई है कि कोवेरिएंस जो है वो कैसे निकाला जाता है। अब कोवेरिएंस मैंने आप लोगों को निकालना इसलिए सिखाया है क्योंकि अब जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो जब तक आपको कोरिलेशन के बारे में ही नहीं पता होगा कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप उसकी कोएफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए ये जो चीज़ है आपको पहले ही करवा दिया गया। अब ध्यान से समझिएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो दो मेथड से हम यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। दो मेथड से हम यहाँ पे निकालते हैं। पहला जो आपके पास है वो है आपके पास कार्ल पेयरसन मेथड, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास स्पेयरमैन, इसको अभी गोली मारते हैं। आज का जो अपना टॉपिक का डिस्कशन होगा उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। हम इसकी बात करने वाले हैं आज कार्ल पेयरसन मेथड के। और इन दोनों का ही हम यूज़ किस लिए करते हैं, ये कार्ल पेयरसन, दूसरा क्या स्पेयरमैन है, तो उसको छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। तो कार्ल पेयरसन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल कर देगा, लेकिन कैसे देगा, किस तरीके से देगा, किस डिग्री का होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा या फिर नहीं होगा, तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होगा, ये वो सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसे हम बोलेंगे कार्ल पेयरसन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन। बताओ भाई कोई समस्या, इसमें क्या समस्या सर? क्लियर है, डन है। चलो भाई अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहीं पे हमें पता चल जाएगा कि कार्ल पेयरसन के जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। किसको? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। या तो इसको हम रो, ये रो है, पी नहीं है, ठीक है ना, रो एक्स कॉमा वाई, क्योंकि आपके पास दो डेटा होंगे। कोवेरिएंस के लिए हम क्या यूज करते थे? दो डेटा। कोरिलेशन के लिए क्या यूज करते थे हम? दो डेटा। यहाँ पे भी आपको जो पढ़ना है वो दो डेटा के बारे में पढ़ना है। तो दो डेटा दिया रहेगा, उसका रो निकालेंगे, उसी को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। या तो आप आर से रिप्रेजेंट करोगे या तो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आप यूज कर सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आई बात समझ में? मैक्सिमम टाइम आप किसका यूज करोगे? ये छोटा सा आर, और आप भी यही चाहते हो, मुझे पता है। तो ठीक है, आप आर से यूज कर लेना, इसको रिप्रेजेंट कर लेना। अब इसके मैं प्रूफ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। देखिए अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फर्स्ट फार्मूला आप कहेंगे। क्या कहेंगे आप इसको? फर्स्ट फार्मूला कहेंगे। किसका? कार्ल पेयरसन के कोएफिशिएंट निकालने का। तो R इज इक्वल टू, इसको कोवेरिएंस के टर्म्स में लिखते हैं, और ये फार्मूला आप कम ही यूज करोगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यूज करोगे। बाकी अभी जो दो क्वेश्चन बताऊं, दो फार्मूले बताऊंगा, उसको आप लॉन्ग के लिए जो है वो यूज करने वाले हो। तो कोवेरिएंस किसका? x, y, वो आपको ऊपर रखना है, और नीचे रखना है आपके पास अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ x, और ये अंडर रूट में क्या रखना है आपके पास? वेरिएंस ऑफ y। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो पूरी चीज होती है आपके पास, ये जो पूरी चीज होती है उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। इस चीज को भी क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। सर दो, अरे ये x वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकलता है, y वाले का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग निकलता है। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान समझिएगा। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, R इज इक्वल टू कोवेरिएंस x, y अंडर रूट में सिग्मा x और अंडर रूट में सिग्मा y, ठीक है। ये जो सिग्मा x है, ठीक है, वो क्या है आपके पास? ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्लियर है? इतनी बात डन है। अगर आप सिर्फ वेरिएंस की बात करोगे, सिर्फ वेरिएंस की, तो सिग्मा x का स्क्वायर होता है, जो होता है इसे हम वेरिएंस बोलते हैं। तो सिग्मा x निकाल लेते हैं, तो ये पूरी की पूरी चीज जो है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकल कर आ जाती है, ठीक है। बाकी आप सिर्फ इतना याद रखो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये जो चीज है वो क्या आपके पास है? वेरिएंस ऑफ x है, ये वेरिएंस ऑफ y है। ये चीज डेटा में गिवन होगी, डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और जो हमारा काम होगा वो बन जाएगा। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं ना? आगे बढ़ जाए तो आप दूसरा और तीसरा भी हम आपको समझा देते हैं। तो जो दूसरा वाला फॉर्मूला है आपके पास वो ऐसा है कुछ, सिग्मा, ये कुछ नहीं है, वेरिएंस वगैरह निकाल कर और ये फॉर्मूला बनाया गया है, तो बहुत ज्यादा आसान है। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार, और फिर आपके पास आ जाएगा y माइनस का y बार, होल डिवाइडेड बाय, क्या ये? होल डिवाइडेड बाय क्या आता है आपके पास? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट में इसी चीज का स्क्वायर, सिग्मा
एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और दूसरा यहाँ पे सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब यहाँ पे कई बच्चों का ऐसा डाउट रहता है कि सर यहाँ पे जो स्क्वायर है क्या वो गायब नहीं हो जाएगा? देखो स्क्वायर और रूट जो है वो गायब नहीं हो जाएंगे। सर यहाँ पे क्या स्क्वायर और रूट जो है वो गायब नहीं हो जाएंगे? तो मेरा जो जवाब है वो है आपके पास नहीं। अगर गायब होता तो मैं लिखता ही क्यों भाई, सिंपल सी बात है। बात आती है कि सर क्यों गायब नहीं होगा, होना तो चाहिए। अगर मैं रूट के अंदर ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पे, है ना, तो 100% है कि भाई ये जो स्क्वायर और रूट है गायब हो जाएगा और मेरे पास 2 बचाएगा। आप लोगों का जो मतलब सोच रहे हो आप लोग जो भी, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान से समझना है कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ना वो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। कहता है कि इसका पहले स्क्वायर होगा, फिर उसका समेशन होगा और फिर उसका स्क्वायर रूट है। इसका ये मतलब है ये जो स्क्वायर है वो पूरे का नहीं है, समेशन को लपेट के नहीं लिया गया है। चीजों को समझना पड़ेगा। पूरे समेशन अगर ये ऐसा होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और फिर ये ऐसे करके स्क्वायर होता और फिर रूट होता, तब आप कैंसिल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले स्क्वायर है उसके बाद उसका समेशन भी करना है, स्क्वायर करके समेशन भी करना है, जोड़ना भी है, ठीक है ना, ऐड भी करना है, उसके बाद स्क्वायर रूट है, इसीलिए कैंसिल नहीं हो रहा है। हो भी सकता है, वो बात की बात है कि अगर पूरा समेशन करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया तो रूट गायब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये एक दूसरा वाला फॉर्मूला हो गया। ये जनरली हम तब यूज करते हैं जब आपके पास जो ये मीन हो गए, ये वाले हो गए, ये वाले जनरली एक्स बार और वाई बार जनरली ये आपके पास छोटी वैल्यू होती है ना, स्मॉल वैल्यूज निकल कर आते हैं, स्मॉल वैल्यूज निकल कर आते हैं। और जनरली आप बोल सकते हैं कि जब ये नॉन फ्रैक्शनल आते हैं, नॉन फ्रैक्शनल का क्या मतलब होता है, जो फ्रैक्शन में ना हो, है ना, फ्रैक्शन लेस हो, फ्रैक्शन लेस भी बोल सकते हो, जैसे 2 आ गया, 7 आ गया, 9 हो गया, 10 हो गया, समझ में आ रही इतनी बात, इस तरह से आ गया, तब हम जनरली इस वाले आइडेंटिटी का यूज करेंगे और मैक्सिमम टाइम पे आप इसको यूज करेंगे और जो भी तीसरा बताऊंगा उसको यूज करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला बताया मैंने, ये वाला जो फॉर्मूला बताया मैंने आपको फर्स्ट वाला, वो बहुत कम यूज करेंगे, इस पे क्वेश्चन आने के भी बहुत कम चांसेस है, आएंगे तो एमसीक्यूज में आएंगे, वरना आपको एक तो मतलब 1 नंबर के लिए आप इसको बचाकर रख सकते हैं। आई बात समझ में? आओ भाई अब हम आपको तीसरा फॉर्मूला बता देते हैं। आई होप आप सभी को ये जो 2 फॉर्मूले हैं वो समझ में आ गए होंगे। आइए अगर हम तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। तीसरे फॉर्मूले में आर का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है समीशन एक्स और वाई का प्रोडक्ट, फिर है माइनस, फिर 1/n है, n पता है आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं यहाँ पे, है ना, जितने भी डेटा गिवन होते हैं, और फिर आपके पास समीशन एक्स समीशन वाई। सर यही ऐसा ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा हुआ है हमारा। हाँ, कोवेरिएंस में यही तो कराया था, बस इस पूरे के बाहर में क्या था आपके पास 1/n था, याद आया? ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है। और अब बात आती सर इतना ही, फिर तो मजा आ गया, ये तो हमें आता है पहले, 1/n ही तो नहीं तो और आसान हो गया। नहीं, नीचे एक और चीज है, बस वो चीज एक्स्ट्रा है आपके पास। तो नीचे क्या आएगा भाई, देखो फटाफट समझ लेना, बहुत ज्यादा आसान है, इसी से यहाँ पे जो है वो नीचे हम बनाकर लिख देंगे, ध्यान समझिएगा। देखो रूट तो आपको लगाना ही, रूट जो है वो कहीं पे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ पे रूट हर एक के नीचे, जैसे पहला फॉर्मूला बताया उसमें भी रूट, दूसरा फॉर्मूला उसमें भी रूट और तीसरा फॉर्मूला उसमें भी रूट, तो ये तीनों फॉर्मूले में आपके पास रूट आएंगे। अब नीचे क्या आएगा ध्यान समझिएगा, ये दिख रहा है, ये हमें ना यहाँ पे x वाला लेना पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, वैसा ही कुछ और कुछ अलग नहीं, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, इस वाली चीज को मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा, क्योंकि मैं पहले x वाली लिख रहा हूँ, तो ये x और x, इसको भी x समझना है, दोनों को x x x समझना, तो x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, तो यहाँ पे समेशन ऑफ x स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस ये 1/n एज इट इज, इसी से रिलेट करके लिखेंगे, ठीक है। अब अच्छा ये भी x, तो सिग्मा x और सिग्मा x, ये भी सिग्मा x, ये भी सिग्मा x, दोनों का x समझ लेना है। तो क्या बन जाएगा बताओ मुझे, सिग्मा x का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? याद हुआ फॉर्मूला? देखो साथ साथ में याद करोगे तो ही आगे जो है वो थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। फिर इंटू में आपके पास दूसरा वाला भी तो ब्रैकेट है भाई, दूसरा वाला ब्रैकेट आपकी बार क्या करेंगे, वाई, सारी चीजें वही है लेकिन आपकी बार क्या है, वाई, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा, बताओ मुझे, अब की बार इस दोनों को y मान लो, तो y स्क्वायर हो गया, फिर माइनस का 1/n हो गया, फिर ये इसको x और y दोनों को सेम सेम मान लेंगे, तो y मानना आपकी बार यहाँ पे, तो ये चीज y बनेगा, तो सिग्मा y इंटू सिग्मा y, क्या बना आपके पास, सिग्मा y का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं? अब बोलोगे सर यहाँ तो सिग्मा y का होल स्क्वायर है, बोल यहाँ से तो रूट हटा ही दोगे आप? नहीं, पहले प्लस माइनस पूरा सॉल्व होगा, उसके बाद स्क्वायर रूट का काम बिल्कुल लास्ट में आता है, ठीक है ना, अंदर का पूरा सॉल्व होने के बाद स्क्वायर रूट का काम आता है। तो देखो फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर मैं सही बताऊं, बिल्कुल सच्चे दिल से बताऊं, तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा आसान है।
क्योंकि जिसने आपने मतलब जिस भी बच्चे ने कोवेरिएंस पढ़ लिया है उसको रिलेट करके इसको लिखना हद से ज्यादा आसान हो जाता है। और ये एक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ में आई इतनी बात? तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया और ये आपके पास तीसरा, और वो पहला आपके बिल्कुल सिंपल वाला, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए अब यहीं पे थोड़ी सी हम r के वैल्यू की बात करेंगे। आपको बता दें ये जो r की वैल्यू है वो हमेशा -1 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा, हमेशा माइनस और 1 के बीच में लाई करेगा। और मोर ओवर यहाँ पे एंड यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन लगाना है, क्योंकि ये -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग नेगेटिव दिखाता है। क्या दिखाता है? ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वैल्यू दिखाता है। और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? डन है, चलें आगे। फाइन, अब हम आगे की बात करते हैं भाई। तो अगले की अगर मैं देखता हूं यहाँ पे तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा। अब इन तीनों r की जो वैल्यू है उसको मैं थोड़ा सा r का स्क्वायर करके देखूंगा। देखो -1 से लेकर 1 तक क्या वैल्यू, दोनों इंक्लूडेड है। आप कोई से भी एक वैल्यू ले लीजिए और आप अगर स्क्वायर करेंगे ना तो आपको वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा। तो r की स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू आपको ये चीज देखने को मिल रही है। r स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 0 और 1 के बीच में देखने को मिल रही है। तो ये जो r स्क्वायर है आपके पास, वही आपके पास स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉजिटिव भी बता देगा। नेगेटिव में हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई इतनी बात? बाकी एक और छोटी सी चीज, ये जो कार्ल पियर्सन है, ध्यान समझिएगा, ये जो आपके पास कार्ल पियर्सन है इसको हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कभी ऐसा कुछ कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो समझ जाना ये कार्ल पियर्सन की ही बात कर रहा है, कुछ अलग जो है आपके पास नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन इक्वल टू की वैल्यू है। तो हमें कब कब पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, या फिर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव को हाई डिग्री और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव को क्या कहते हैं, हम लो डिग्री के नाम से जानते हैं। ध्यान समझिएगा, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। एक 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर एक 0 से लेकर 0.25 तक कैटेगराइज कर लेते हैं, 0.25 से लेकर 0.75 और 0.75 से लेकर आपके पास डायरेक्टली 1 तक, और एक डायरेक्टली आपके पास 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 का मतलब नो रिलेशन अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, बट स्टिल वी कैन फाइंड द रिलेशन। ध्यान रहे, ये इनके एक आप कह सकते हैं कि इनकी लिमिटेशन में चली जाती है। कार्ल पियर्सन के हिसाब से अगर r की वैल्यू 0 आ गई तो उसका मतलब होता है नो रिलेशन, कि x और y में कोई रिश्ता नहीं है, उनको पता नहीं चल रहा। ठीक है, लेकिन हम फिर भी अपना एक जो रिलेशन है वो स्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी तरफ से। दूसरी चीज, ये थोड़ा सा 0 और 0.25 के बीच में है तो लो डिग्री हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, लो डिग्री। ठीक है, अच्छा इसमें हो गया तो इसको हम मॉडरेट डिग्री के नाम से जानेंगे भाई, इसको हम क्या करेंगे, मॉडरेट डिग्री के नाम से जानेंगे। तीसरी चीज है, अगर 0.75 से यहाँ तक है तो इसको क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग या फिर हाई डिग्री आप बोल सकते हो, हाई डिग्री हो गया। ठीक है, और ये आपके पास ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव हो गया, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एक तरीके से बोल सकते हो, नो रिलेशन ही खत्म ही कर दिया। और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मतलब बहुत ज्यादा हाई हो गया, स्ट्रॉन्ग वेरी हाई पॉजिटिव, बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन आप बोल सकते हो इसको, परफेक्ट रिलेशन आप इसको नाम दे सकते हो, परफेक्ट रिलेशन। बताओ भाई, ये थोड़ा सा आइडिया आया। ये अगर आपसे पूछे भी जाएंगे तो MCQs में पूछे जाएंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो है थोड़े लेंदी होते हैं, तो MCQs में ये जो कॉन्सेप्ट बताया उसी के आने के जो चांस है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बताओ भाई, समझ में आई इतनी बात? डन है, क्लियर है? चलें आगे। चलो भाई, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो, अगर ये देखो रो लिखा ना, जैसे मैंने बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, रो मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था उसी की बात कर रहे हैं, मतलब ये कुछ और नहीं है, आप इसको और लगाकर R लिख सकते हैं। और R का फॉर्मूला देखो, 3 फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए, तीनों की कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी कि कब कब कैसे यूज करेंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। सिंपल सी चीजें। अब ध्यान समझिएगा, हमने आपको बताया था कि ऊपर क्या रखना है, कोवेरिएंस ऑफ x एंड y, नीचे क्या करना है आपके पास, अंडर रूट में आपको रखना है वेरिएंस ऑफ x, अंडर रूट में क्या रखना है आपको, वेरिएंस ऑफ y। बताओ मुझे, कोई समस्या? डन है यहाँ तक? चलिए आगे। चलिए,
इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे रख देते हैं कोवेरियंस कितना हो जाएगा 16.5 और यहाँ से वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा 2.25 का स्क्वायर रूट, 2.25 का स्क्वायर रूट, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 144। सॉल्व कर देते तो ऊपर आ जाएगा 16.5 डिवाइडेड बाय, कुछ नेगेटिव की वैल्यू भी गिवन है क्या, शायद यहाँ पे था इस वाले क्वेश्चन में, शायद नेगेटिव वैल्यू थी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये जो 16.5 है मुझे पता था, ये जो 16.5 है वो आपके पास नेगेटिव का है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव रख लेंगे ये वाली चीज़, तो आंसर ऊपर नेगेटिव का रहने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज़ इन दोनों का देखो, ये तो 225 किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मतलब ये 1.5 का स्क्वायर है, 1.5, तो 1.5 आंसर हो गया इसका, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ऊपर आ गया आपके पास क्या, माइनस का 165 डिवाइडेड बाय 15 और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना होगा, 15 दें 150, 15 दूनी 30, 180 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेता हूँ, कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ रहता है तो आराम से आप कैलकुलेटर यूज़ करें और इनका जो आंसर है वो निकाल दें। तो जैसे कि मेरे पास 165 डिवाइडेड में मैंने 180 करा तो मेरे पास आ गया 0.916666 चलता जा रहा है और ये माइनस का है। आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.92 कर दो सीधा, तो 0.92 आया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये इसकी डिग्री क्या है, कि हाई है, लो है, मॉडरेट है, तो आपको मैंने कंडीशन बता दी है। आप इसको मत टेंशन लो, नेगेटिव साइन का टेंशन मत लो। ठीक है, आप इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा, लगभग 0.81 के आसपास आ जाएगा, 9 है ना, 0.9 है तो 0.84 के आसपास आ जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.84 क्या स्ट्रॉन्ग रिलेशन ही आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? डन है? ठीक है, चलो ये कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए इसमें हमसे कहा जाता था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज इतना। अब की बार आपको r की वैल्यू ही दे दिया है, r की वैल्यू कितना दे दिया मेरे पास, 0.64 दे दिया। ठीक है, दूसरी चीज, और उनकी जो कोवेरिएंस दे रखी है आपके पास वो 16 दे रखी है, मतलब कोवेरिएंस आपके पास x और y जो दे रखा है आपके पास 16 दे रखा है, और कहता है कि वेरिएंस ऑफ x जो है 25 है, तो वेरिएंस ऑफ x जो है वो आपके पास 25 है। तो हमसे कहता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y सीरीज। तो कितना आसान है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब है, अंडर रूट में सिग्मा y। ठीक है, अंडर रूट में सिग्मा y, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, राइट। तो देखो फॉर्मूला फिर से लगा दूंगा, r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई डिवाइडेड बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा x हो गया इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा y हो गया। बोलो हाँ यानी सिग्मा y हो गया, y वाले टर्म का स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली। तो ये चीज दे रखा है मुझे 25, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोला, ये वाला सिर्फ वेरिएंस बोला, देखो यहाँ पे सिर्फ वेरिएंस बोला, तो यहाँ पे 25, r की वैल्यू रख दो यहाँ पे कितना है 0.64। कोवेरिएंस कितना दे रखा है हमारे पास, कोवेरिएंस आपके पास 16 है, डिवाइडेड बाय इसके जगह 25 दे रखा है, 25 रखते ही मुझे रूट के अंदर कितना दे देगा 5, और इंटू में इसकी वैल्यू कितनी है नहीं पता हमें, इसी की तो वैल्यू निकालनी, इसको मान लिया हमने x। बस क्या आप यहाँ से इधर उधर करके x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 0.64, पॉइंट हटा ऊपर लिख दो 100। ठीक है, काटा पीटी कर दो, 16 चौक 64, 4 से इसको 25 बार में इसे इसको काट दो, कितना आया 5, तो x की वैल्यू 5 आया। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालना था आपके पास, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना था y सीरीज वाले का, वो कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। बताइए मुझे, दूसरे का तो 8.3 है भाई, कहाँ काटा पीटे में गलती कर दी, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, एक बार पहले तो मैं डेटा चेक करता हूँ, इस AI पे भरोसा ही नहीं हो रहा कि कुछ भी लिख देता है। 64 दे रखा है एंड द कोवेरिएंस इज द वेरिएंस ऑफ x इज 9 है। अरे यार ये 9 है आपके पास, ये 25 नहीं है, कितना आपके पास है 9 है, क्वेश्चन में गलत दे रहा। बाकी इसको इस डेटा के हिसाब से मैंने पूरी तरह से सही सॉल्व किया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस डेटा के हिसाब से मैंने जो भी सॉल्व किया वो सब कुछ सही है, आपको भी यही कंसेप्ट लगाना है, जो भी डेटा थे मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कराना है मेरा। ठीक है, तो आराम से आप इस चीज को समझो, इधर उधर ही तो करना है भाई, ये तो हमने 50 बार किए हुए हैं, है ना, पूरा 9th 10th से करते हुए आ रहे हैं, समझ रहे हो। चलो आगे की बात करते हैं, अगले की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही चीज दिया हुआ है, जैसे n की वैल्यू हमें 10 दे दिया,
समेशन ऑफ x 26 दे दिया, समेशन ऑफ y 27 दे दिया, समेशन ऑफ x स्क्वायर 267 दे दिया, समेशन ऑफ y स्क्वायर 267 दे दिया, समेशन ऑफ x y 97 दे दिया। भाई क्या नहीं दिया इन्होंने, सब कुछ दे दिया। आ रही बात समझ में? तो भाई अगर सब कुछ दे दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनको आंसर निकाल कर दे दें। तो कॉफी जिस अकॉर्डिंग, ये ना सम जहां पे भी लिखा है उसका मतलब सिग्मा है, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। तो जो जो डेटा दिया है उस हिसाब से मैं अभी तक अंदाजा लगा पा रहा हूं कि मेरे को जो फॉर्मूला लगाना है वो तीसरा वाला लगाना है। बोलो हाँ, यानी थर्ड वाला। तो थर्ड वाले का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n और सिग्मा एक्स फिर सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय में अंडर रूट में सिग्मा एक्स की स्क्वायर फिर माइनस का 1/n फिर आ जाएगा सिग्मा एक्स का होल का स्क्वायर फिर इनटू में फिर सर एक तो फॉर्मूले बहुत लंबे, बिल्कुल सही बात, लेकिन घबराना नहीं, बहुत कितना आसान फॉर्मूला ये तो आप देखो, y का स्क्वायर माइनस 1 फिर सिग्मा y का होल स्क्वायर, ये हमने अभी फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। फॉर्मूला लिखने में ही इतना टाइम चला जाता है, बताओ। तो r की वैल्यू निकालते हैं, तो सिग्मा एक्स वाई कहाँ दिया वो देख लो, सम ऑफ एक्स वाई का प्रोडक्ट देखो, ये सिग्मा है और ये एक्स वाई कितना है आपके पास 97, तो यहाँ पे लाकर 97 पटक दो, माइनस का 1/n, n की जगह कितना दिया है 10, तो यहाँ पे 1/10 रखो मल्टीप्लाई में सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, तो ये समेसन एक्स और समेसन वाई दे दिया, 26 और 27 हो गया, तो 26 मल्टीप्लाई 27 हो गया, होल डिवाइडेड बाय में अंडर रूट सिग्मा ये x का स्क्वायर है, तो सिग्मा x की स्क्वायर का कितना दिया, ये देखो 267 दिया है, समझ रहे हो यहाँ पे, तो ये हो गया 267 फिर माइनस फिर क्या दिया 1/n फिर 1/n मतलब 1 कितना हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, 1/10 फिर मल्टीप्लाई में सिग्मा x का होल स्क्वायर है, तो सिग्मा x का है यहाँ है, इसका होल स्क्वायर है तो 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अगले की बात करते हैं दूसरे वाले में। यहाँ पे बोलेंगे सिग्मा y का स्क्वायर चाहिए मेरे को, सिग्मा y का स्क्वायर ये रहा 267 माइनस 1/n तो मतलब 1/10 हो गया। फिर सिग्मा y का होल स्क्वायर चाहिए मेरे को, तो सिग्मा y का होल स्क्वायर ये रहा मेरे पास 27 का स्क्वायर, तो इसका 729 होता है आपके पास, कितना होता है आपके पास 729। क्या अब आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? आइए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। तो r की वैल्यू बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे आ जाएगा, इतने में सॉल्व हो जाएगा। ये 97 ऐसे ही रखता हूँ, पहले तो 26 और 27 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, सॉल्व करना इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आगे वाले डेटा में आपको किसी भी तरीके की जो समस्या वो ना आए। 26 × 27 हो गया, तो ये हो गया 702। अब 702 को 10 से डिवाइड करूंगा 70.2 आ जाएगा, तो ऊपर आया 97 माइनस का 70.2 होल डिवाइडेड बाय, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना रहेगा, देखो देखो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 267 में से 267 में से 67.6 माइनस कर देंगे, माइनस का 67.6 67.6 कितना आ गया 199 और 199.4 आया, तो उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा, तो इसका हम निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट, तो मेरे पास आ गया 14.12 के आसपास मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, इसे इसको डिवाइड कर लेंगे तो 72.9 आ जाएगा, तो 267 में से माइनस कर देंगे हम 72.9, तो हमारे पास आ जाएगा 194.1 और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 13.99। अगर आप अप्रोक्सीमेटेड करोगे तो ये भी 14 आएगा और ये भी 14 आएगा, बोलो हाँ, यानी 14, तो 14 196 हो गया, और ऊपर माइनस कर लेता हूँ मैं, ऊपर माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 97 में से माइनस कर दो 70.2, तो मेरे पास आ गया 26.8 डिवाइडेड बाय, नीचे तो 196 रहेगा अप्रॉक्सीमेटली, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ कितने से 196 से, तो मेरे पास आंसर जो आ गया वो लगभग 0.136 है, तो 0.14 जो है वो मैं बोल सकता हूँ। बताओ भाई समझ में आई इतनी बात? लेकिन आंसर जो है आपके पास है वो 0.44 है, 0.44 है, तो कैलकुलेशन में तो कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं है भाई, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे कि इसको मैंने राउंड ऑफ करके लिया है, तो आपको राउंड ऑफ नहीं करना है, जो एग्जैक्ट आ रहा है आपको वो एग्जैक्ट के पास जाओ,
फिर आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, आपको क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है इसलिए अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है उसे उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तब जाकर आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी प्रोसेस जो है आपके पास वो एग्जैक्टली यही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, काफी करीब तो नहीं, थोड़ा सा दूर है, लेकिन वो भी आ जाएगा जब आप एग्जैक्ट वैल्यू इसको लेने की कोशिश करेंगे तब। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली पीछे वाला सेम है भाई, देख लो अच्छे से, कर लोगे, आसान सा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास वो कुछ अलग नहीं है, समझाता हूँ क्या है। या आपके पास जो दूसरे नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था ना, ये उसके ऊपर बेस्ड है, आप देख लो। फाइंड द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y व्हेन n इज 10, समेशन ऑफ x इज 375 और समेशन ऑफ y इज दिस, समेशन ऑफ x माइनस x बार x स्क्वायर 36 है, और ये वाला ये है, और यहाँ पे पूरा नहीं लिख पाया क्या, पूरा नहीं लिख पाया, y माइनस यहाँ पे y के ऊपर बार। ठीक है, ये सभी चीजें आपको दे रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये वाली है सेकंड नंबर वाला, समेशन ऑफ x माइनस x बार और फिर y माइनस y बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट में समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर इंटू में समेशन ऑफ y माइनस y बार का होल स्क्वायर, ऐसा करना है आपने। ठीक है, चलो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो r की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 122 दे रखा है, समेशन ऑफ x माइनस x बार और y माइनस y बार, यही चीज है ये वाली, तो ये कितनी होगी मेरे पास 122 डिवाइडेड बाय, इसकी बात करेंगे समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं देखो समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर दे रखा है 36, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, इसके जगह अंडर रूट में 136 रखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास भाई, समेशन ऑफ y माइनस y बार कहाँ गया, समेशन ऑफ y माइनस y बार, समेशन ऑफ y माइनस y बार, ये रहा आपके पास 138। अब बात आती है सर यहाँ से क्या हमें आंसर मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो डेटा दिया है वो किस लिए दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन कराया था मैंने कोरिलेशन वाले में, आप क्या कर सकते हो, इसमें तीसरे नंबर वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया वो भी लगा सकते हो। तो उसके डेटा को निकालने के लिए ये वाली जो चीज है वो दिया हुआ है, ये वाली जो चीज है और ये वाली जो चीज है वो दिया हुआ है, ताकि आप क्या कर सको, यहां से आप एग्जैक्ट वो डेटा निकाल सको जो आपको चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी यहीं से आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 122 अंडर रूट 136 का निकाल लेते हैं डेसिमल वगैरह में, तो 136 का हम निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट आ गया 11.66, 11 चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले ही इसको, अंडर रूट में आ जाएगा 136 मल्टीप्लाई 138, तो ये हो गया मेरे पास 18768, तो ये हो जाएगा 122 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 136.99, तो 137 मान लेता हूँ, है ना, तो 122 को डिवाइड कर देता हूँ मैं लगभग 137 से, ठीक है, तो मेरे पास आ गया 0.89 के आसपास, 0.89 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.9 के आसपास जो है वो आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके पास फिफ्थ वाला, हाँ बिल्कुल सही है, आंसर भी यही चीज आपके निकल कर आ रहा है। तो एक तो ये तरीका हुआ कि आप ये लगा लो, नहीं तो आप तीसरा वाला फॉर्मूला लगाना चाहो तो वो भी इसमें लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जिसमें से एक आधे जो गायब हैं उसको निकालने के लिए हम इस वाले आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, समेशन ऑफ x माइनस x बार, जैसे कि ये कितना दे रखा मेरे पास, समेशन ऑफ x माइनस x बार का क्या है, होल स्क्वायर है, कितना दे रखा 136 है। अब ये वाली होल स्क्वायर खोलूंगा, सिग्मा सबके साथ लगाऊंगा, और आपको बताया था मैंने जो मीन वाला होता है उसके साथ हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद आया। ठीक है, तो टोटल कैलकुलेशन आ जाएगी सिग्मा एक्स वाई वगैरह की, सिग्मा एक्स की वगैरह। ठीक है, चलो, वरना ये तो आपने निकाल ही दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो है ही आसान सा। अब जैसे कि ये वाला सवाल है भाई हमारे पास, ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें हमसे कहा जाता है कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग, वही कैलकुलेशन। तो ये कुछ नहीं है, देखो इसमें सबसे पहले x बार निकालो, हमने आपको क्या बताया था, x बार और y बार अगर छोटी आए और फ्रैक्शन लेस वैल्यू आए, मतलब आपके पास नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू आए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, r इज इक्वल टू
समेसन ऑफ x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, समेसन पूरे होल स्क्वायर लगा मतलब रूट लगा देता हूँ, फिर समेसन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है ना, फिर अंडर रूट में समेसन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये वाला आइडेंटिटी देखो, वैसे मैं आपको बताऊं ये वाला फॉर्मूला आसान है और हर एक में आप लगा सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है जब फ्रैक्शनल की वैल्यू आती है, डेसिमल की वैल्यू आती है मीन की, इसकी और इसकी, तो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो समस्या मतलब प्रकट कर सकता है आप लोगों के लिए। लेकिन आपके पास कैलकुलेटर तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप हमेशा ये वाला लगाओ, फॉर्मूला सही आएगा, बिंदास रहो, ठीक है। बाकी तीसरा भी याद रखना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डेटा सिर्फ दिया होगा तो आप वहीं से कर पाओगे, वरना बहुत समस्या होगी भाई, ठीक है। चलो, तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को एक्स बार और वाई बार तो निकालना पड़ेगा। तो 1 2 3 3 6 4 10 15 टोटल सम आया 15 डिवाइडेड बाय में 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 3, तो इसका मीन आया 3, सही है। 2 5 7 3 10 4 14 और 7 21, 21 बटे कितना है 5, तो 7 3 10 4 14 7 21, 1 2 3 4 5, 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। मज़ा नहीं आया मेरे हिसाब से, ये डेटा कुछ चेंज कर दिया है इसने। एक तो ये आई को कुछ समझ नहीं आता भाई कि डेटा क्यों चेंज कर देते हो भाई। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डेटा। 1 2 3 4 5 है, ये ठीक है। दूसरा है 2 5 3 फिर 8 7 है। देखा मैंने बोला था ये चेंज कर देते, ये 8 7 है, ठीक है ना, ये 8 7 है। तो अब इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग आएगी। 5 2 7 3 10 8 18 7 25 आएगा, 25 25 डिवाइडेड बाई 5 इज 5, तो इसका मीन आपके पास कितना आया 5 आया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको यहाँ से ना क्या करना है, देखो मीन तो आपने निकाल दिया एक्स बार और वाई बार, याद रखिएगा। तो आपको ना टेबल जो है वो तैयार करना पड़ेगा हर एक ये डेटा निकालने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे टेबल लिख देता हूँ। पहले तो यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे वाई लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक्स बार लिखता हूँ। एक्स बार तो आपको पता ही है, छोड़ते हैं, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे x माइनस एक्स बार लिखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं y माइनस का y बार लिखता हूँ। क्लियर है, अभी फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखिए। फिर ये एक बार सीख जाएंगे ना, उसके बाद हर एक क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो x माइनस एक्स बार का क्या मतलब है, दिस माइनस एक्स बार कितना आया 3 आया था, तो 1 माइनस लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा क्या है 2 5 3 8 7, 2 5 3 8 7, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो एक्स बार हमने कितना निकाला, 3 निकाला था। यहाँ पे लिख देता हूँ वापस एक्स बार इज 3 और वाई बार इज 5, ठीक है। 1 में से 3 को माइनस करो -2, 2 में से 3 को माइनस करो -1, 0 1 2। क्लियर है यहाँ तक। दूसरे में आओ, y माइनस वाई बार कितना आया था 5 आया था, -3 0 2 3 2। क्लियर है यहाँ तक, 5 आया था, ये हमने निकाल दिया। अब हमें जो जो चाहिए वो देख लो। कहता है इसका और इसका प्रोडक्ट चाहिए, ये इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल देता हूँ। तो ये x माइनस एक्स बार का प्रोडक्ट और y माइनस वाई बार का प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके करेंगे 6 आएगा, इसका करेंगे -1 नहीं 0 आएगा, इसका करेंगे 0 आएगा, इसको करेंगे 3 आएगा, इसका करेंगे 4 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब कहता है इसका हमें समेशन चाहिए, समेशन मतलब जोड़ दो। तो 6 3 9 4 13 आ गया, तो ऊपर हम यहाँ पे आंसर में 13 लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय। कहता है समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। पहले तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, फिर उसका समीशन चाहिए। ध्यान से समझिएगा, और भी यहाँ पे हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और भी हम यहाँ पे कॉलम जो है बनाने पड़ेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, कहाँ पे कर दूँ, इस वाले का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। अलग से यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसको, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। तो x माइनस एक्स बार ये है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, फिर -1 का 1 आएगा, 0 का 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 4 4 8 और ये कितना 1 9, कितना हुआ ये 9, नहीं 4 4 8 और 2 कितने हो गए आपके पास 10 हो गए, 10 हो गए। तो इसका समेशन करना था इस वाले का, तो हमने 10 कर दिया, √10 आया, इसको आप √10 रखो मल्टीप्लाई में। वैसे यहाँ पे y का भी करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं y माइनस वाई बार का। ऐसे करके आपको जितने भी कॉलम बने बना लेने, जो भी जो चाहिए उसको निकालने पड़ेंगे। -3 का 9, 0 का 0, 2 का 4, 3 का 9 4, 9 दूनी 18, 4 22 और 4 26 आ गया, √26 आया। क्या इतनी बात समझ में आई। तो ऊपर आ गया आपके पास 13 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √260। अब इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, तो स्क्वायर रूट में निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 13 डिवाइडेड बाय √260 का पहले अंडर रूट निकाल देता हूँ, डिवाइडेड बाय √260 कितना आया मेरे पास 0.80 के आसपास आ रहा है, 0.80 के आसपास आ रहा है। मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ,
क्वेश्चन नंबर 6 0.806 बिल्कुल सही जवाब, एग्जैक्ट सही जवाब। 3 डिजिट दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 डिजिट भी लिखोगे तो कम चल जाएगा। लास्ट में 0 था इसलिए शायद 06 को इंक्लूड कर रखा है। ये आपका ये तरीका जो है आपको यूज करना है ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में। आप जिसमें मान लेते हैं कि मैंने बोला कि भाई ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब आपके पास मीन जो है वो फ्रैक्शन लेस वैल्यू आ रही है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मीन है वो आपके पास कैलकुलेट करना, फिर माइनस करना, फिर स्क्वायर रूट लेने दिक्कत होती है। अगर आप कर सकते हो कैलकुलेटर तो कर लो, बहुत अच्छी बात है, और कुछ नहीं। तो ये जो तरीका है ना, आप बिल्कुल एकदम घोट के पी जाओ, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन में मैं बस स्किप करने वाला हूं कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे, आओ आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बताओ, इसमें कोई समस्या आएगी? बिल्कुल सेम वही चीज है, देख लो अच्छे से। 2 डेटा होंगे, अब जितने भी 2 डेटा वाले होंगे सब में वही करना है। ये क्या है? 1 2 3 4, ये जो पहला डेटा वो x है, जो दूसरा डेटा वो y है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी वही है, देख लो आप अच्छे से, है ना। अब वैल्यूज को देख लेना, क्वेश्चन नंबर ये भी वही है, 10 भी वही है। अगर डिफरेंस होगा कुछ तो मैं जरूर कराऊंगा आप लोगों को। ये भी वही है आपके पास, है ना, ये भी वही है आपके पास। बाकी आप दूसरा या तीसरा कोई सा भी फॉर्मूला लगाओगे आ जाएगा। ये भी वही है आपके पास। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी वही है आपके पास। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, ये भी वही है आपके पास। नहीं, ये वही नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसमें हमसे कहा जाता है फ्रॉम द गिवन टेबल कैलकुलेट द कार्ल पेयरसन कोफिशिएंट्स ऑफ द कोरिलेशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल माइनर सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, आपको बोल दिया कि भाई कार्ल पेयरसन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो, मतलब आर की वैल्यू निकालो। तो आर की वैल्यू आप तभी निकाल सकते हो जब इसका भी डेटा कंप्लीट हो पूरा और इसका भी डेटा कंप्लीट हो। आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा है भाई, इसमें क्या लगा आपके पास? क्वेश्चन मार्क लगा है। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो भाई हम उस क्वेश्चन मार्क को पहले हटाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन मार्क रिमूव होगा, मतलब इसका डेटा पता चल जाएगा, फिर मैं बोलूंगा अरे भाई अभी तो ये दो डेटा पता है, जैसा अभी सॉल्व किया वैसे ही करो। अब समझ में आ रही थी बात? तो पहले मैं ये वाला वैल्यू निकाल कर आप लोगों को बता देता हूं तो सही रहेगा, ध्यान समझिएगा। अच्छा, अब ध्यान से, इसमें कुछ गिवन है, अरिथमेटिक मीन्स x और y का सीरीज का 6 और 8 दिया, मतलब समझ रहे हो, x बार 6 है और y बार 8 है। इसका ये कहने का मतलब है x और y का जो मीन निकाल रखा है, मीन वो आपके पास 6 है और 8 है। अच्छा, आप एक चीज बता सकते हो मुझे कि x बार का क्या मतलब है? x बार का मतलब है समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तब जाकर 6 आए होंगे। बोलो हाँ या नहीं, आए होंगे या नहीं आए होंगे? बताओ, ये बात बताओ। तो एक बार यहां से निकाल के देखो, 6 2 8 10 18 4 22 और 8 कितना हो गया? 32। 1 2 3 4 5। ये इसमें डेटा गलत लिख रखा है, मैं एक बार डेटा सही कर देता हूँ। यार ये लोग क्या करते हैं भाई। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 6 2 10 4, अरे डेटा तो सही है भाई। 6 2 8 8 10 18 18 4 22 22 और 8 30 होता है, 30 होता है, सॉरी माय मिस्टेक, 30 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? इसके जगह पे 30 रखूंगा। डिवाइड करूंगा, कितने डेटा है? 1 2 3 4 5, 5 डेटा है। 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो वही तो दे रखा है इन्होंने, सही तो दे रखा है, कुछ गलत दे रखा है क्या? बताओ मुझे, कुछ गलत दिया है तो बताओ भाई। दूसरा डेटा भी मैं चेक कर लेता हूँ। 9 11 क्वेश्चन मार्क 87, 9 11 क्वेश्चन मार्क 87 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप समझते हैं इस वाली चीज को, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने आप लोगों से ये बोला कि भाई मेरे को ये चीज पता थी, सही दे रखा है, दूसरी चीज का फॉर्मूला क्या बनेगा? समेशन ऑफ y और कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यही तो बनेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसिकली। वो 8 दे रखा है, मेरे को पता करना है कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो एक बार समेशन y पता कर लो, तो समेशन y इज इक्वल टू n इधर भेज दो, जो कि 6 है। 6 × 8 कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 क्यों आएगा? 5 आएगा। n की वैल्यू कितनी भाई? 5 है। तो कितना हो गया? ये 40 हो गया। तो समेशन ऑफ y कितना है भाई? 40 है। और समेशन ऑफ y का मतलब समझते हो? सभी टर्म्स का सम। तो इसको मान लेते हैं x है, तो 9 + 11 + x + 8 + 7 कितना हो गया? 40 हो गया। समझ में आई इतनी बात? 9 20 हो गया, 20 8 28 7 35, मतलब ये कितना हुआ? 5 बचेगा। तो मतलब 100% ये जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 है। अब डेटा कंप्लीट हुआ, और अगर अब डेटा कंप्लीट हो गया तो भाई अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो अभी करवाया मैंने वही करो। मेरे से क्यों बार बार इतने मेहनत करवा रहे हो भाई, क्यों टाइम खराब करवा रहे हो? मेरे तो कोई मतलब यूज का नहीं है, आप लोगों को करते रहो करते रहो करते रहो, आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है भाई डाउट आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इस पे भेजो,
वो क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पे आप इंक्वायरी कर ले, आप लोगों को सारा जो डिटेल है वो मिल जाएगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन जो है वो बच्चों को समझाने लायक है, चीज़ें हैं इसमें समझाने के लिए, तो एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी इसको समझाने के लिए अच्छे से, तो इसको मैं वहाँ पे वो कर देता हूँ। इसको कर दो भाई इंसर्ट। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया और कैसे कैसे हम इस चीज़ को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। कहता है कैलकुलेट करना है आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो वेरिएबल एक्स और वाई के बीच में, जिसमें कहा जाता है 12 पेयर्स हैं टोटल, और इसमें कहा जाता है समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर समेशन एक्स वाई। मतलब यहाँ ये देख के तो मुझे पक्का पता चल गया कि तीसरा वाला जो फॉर्मूला है वो लगाने वाला हूँ मैं। कहता है ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एक जो पेयर था आपके पास सिग्मा 11/4 वाज रॉन्गली कॉपीड, द करेक्ट पेयर बीइंग 10 14, फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। मैं इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस कह रहा हूं कि अगर ये चीज समझे तो ही तो आप कार्ल पियर्सन की असली चीज जो है वो समझे हो। ये चीज अगर आप समझ पाए ना तभी आप समझना कि कार्ल पियर्सन की जो मतलब एग्जैक्ट जो चीजें थी जो उसमें चाहिए थे वो चीज आप समझ पाए। समझ रहे हो? आप समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो लिखो। समेशन ऑफ एक्स दिया, समेशन ऑफ एक्स दिया है 30 है। ठीक है, और दिया है आपके पास समेशन ऑफ वाई दिया है 5 है, फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया है 670 है, फिर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है वो कितना आपके पास है 285 है, फिर समेशन ऑफ एक्स वाई है वो कितना आपके पास 334 है। क्लियर है? चलो, और अब कहता है कि ये वाला जो आंसर आया था वो तब लिया था जब 11,4 लिया गया था, लेकिन जो करेक्ट वाला है वो 10,4 है। लो भाई 14 है, सॉरी 10,14 है। ये एक पेयर, टोटल 12 पेयर्स थे, मतलब n की वैल्यू भी आपके पास 12 दे रखी है यहाँ पे, ये भी एक डेटा गिवन, तो n की वैल्यू तो इधर भी 12 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। लेकिन इस पेयर में हमें चेंज करना है। देखो इस पेयर के चेंज होने से क्या क्या चेंजेस आएंगे हमें वो चीज समझनी पड़ेगी और कुछ नहीं, हमें वो चीज समझना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो आइए हम ध्यान से समझते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो किस तरीके से निकालेंगे नया वाला, जब भी कभी ऐसा पेयर गायब कर देना और नया पेयर दे दें तो ध्यान से समझते जाना है बस, और कुछ नहीं। ये जो चीज़ है समेशन एक्स, अब हम नया वाला समेशन एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 30 में से माइनस कर देना। अच्छा किसको माइनस कर देना भाई, तो ये सिंपल एक्स था तो सिंपल एक्स वाले को माइनस करना है, 10 माइनस सॉरी 11 था ना, 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 ऐसे करके आपको निकालना है। तो कितना आ जाएगा इसको समीशन, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10,4 था, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 10,4 नहीं 14 है। तो यहाँ पे x वाली 10 और 11 हो गया। ये गलत क्यों लिख रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ पे तो सही है, ये वाला 11 से क्या आ गया आपके पास 10 आ गया। तो देखो सिंपल एक्स से इसको माइनस करना है, 11 माइनस 10 कितना आया 1, तो 30 माइनस 1 कितना हुआ 29। तो सिग्मा एक्स जो है आपके पास, सिग्मा एक्स जो आपके पास वो 29 आया। आई बात समझ में? दूसरी चीज, अब सिग्मा वाई निकालना है, तो सिग्मा वाई कैसे निकालोगे, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है 5, उसमें से क्या करोगे माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे वाई वाली, तो 4 माइनस 14, 4 माइनस 14 कितना आया -10, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 15। आई बात समझ में? एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं ध्यान समझिएगा भाई। पहले समीशन कितना था 30 था, पहले समीशन कितना था 30 था, लेकिन किसका समीशन एक्स वाले का, क्यों 30 था, क्योंकि 11 लिया था, क्या 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 ले लिया था 11 लिया था, लेकिन लेना कितना था 10 लेना था। इसका मतलब एक ज्यादा लिया, एक ज्यादा लिया मतलब अब एक कम करना पड़ेगा, वही तो एक कम कर रहा हूं मैं, वही तो मैं एक कम कर रहा हूं। अब इतने सिंपल से तो आराम से समझ में आ जाता है, सिंपल सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई में। इसका मतलब इसमें कितना लिया 4 लिया, 4 लिया, लेना कितना था 14 था, मतलब 10 कम लिया तो 10 में बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 में से 10 बढ़ाएंगे तभी तो 15 आएगा। ये तो सिंपल डेटा में हमें समझ में आता है, लेकिन जब प्रोडक्ट आता है स्क्वायर आता है तब थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो उस केस के लिए ये वाले पैटर्न को आप हमेशा फॉलो करके चले, तुरंत समझ में आएगा। ठीक है,
जैसे ये सिग्मा एक्स की स्क्वायर है, तो ये सिग्मा एक्स की स्क्वायर मेरे को अब नया वाला निकालना है, नया पेयर जब हम जोड़ रहे हैं तो उस केस में क्या आ जाएगा, जो इसका डेटा दिया है 670 उसमें से माइनस करो, क्या माइनस करो, ये x था तो x वाले का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस करोगे तो 11, यहाँ पे x वाले 11 स्क्वायर है माइनस का, फिर यहाँ पे x वाला आपके पास 10 का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट लगा लेना वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है उसके बाद अंदर 11 का स्क्वायर कितना था 121 और माइनस का 100 कितना आया 21, इसमें से 21 माइनस करो कितना आया 649। तो नया वाला जो सिग्मा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा वो ये आ जाएगा। अब y वाला ऐसे ही निकालूंगा मैं, तो समीशन ऑफ y स्क्वायर कितना था भाई 285 था, तो 285 में से माइनस करूंगा मैं क्या y वाले का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर में से माइनस करूंगा मैं 14 का स्क्वायर, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196, माइनस करूंगा तो माइनस का 180 आएगा। तो 285 में से 285 में माइनस 180 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 180 प्लस करेंगे तो 4 8 8 16 1 2 1 3 1 4 465 निकल कर आ जाएगा। बताओ समझ में आई इतनी बात। अब देखो प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेते हैं अब की बार, तो समीशन ऑफ क्या माइनस करेंगे अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले क्या मेरे पास यहाँ पे देखो x है, फिर क्या मेरे पास y है, समझ रहे हो, x है और फिर क्या मेरे पास है y है। तो x और y, इसको नीचे लाता हूँ डेटा, ये रहा x और y एक साथ लेना है, इनको क्या करना है आपको एक साथ लेना है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे x इंटू वाई, अरे यार तुम चल तो जाओ, x इंटू वाई, तो x और y ये दोनों साथ में आएंगे 11 इंटू 4 बीच में माइनस, ठीक है। फिर से x इंटू वाई है तो 10 इंटू 14 करना आपने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 334 माइनस 11 चौको 44 माइनस 10 दें 140, ठीक है। अब इनको माइनस प्लस कर लो और ये आ जाएगा 334 माइनस का 44 गायब हो जाएगा 96 आ जाएगा, और ये 96 माइनस माइनस प्लस बना लेगा क्योंकि ये माइनस का आएगा। अब इनको मैं जोड़ दूंगा 6 4 10 के 0 बच के 1 4 9 3 12 1 13 3 बच के 1 430 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई 430। ये जो डेटा मैंने निकाला है देखो यहाँ से और यहाँ पे जो मैं कन्वर्जन कराया, जब पेयर चेंज कराया, वो सबसे ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। ये वाले प्रोसेस में जनरली बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम होती ही होती है। बाकी जो डेटा वाले एक्स और वाई वाले क्वेश्चन थे वो तो बच्चों वाले थे, वो तो सिंपली आप आराम से निकाल लोगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो की सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।